Chemistry and MSc Analytical Chemistry previous year questions of December 24 with their solutions. MCS 011 Inorganic Chemistry 1. This is your question paper, and if anyone has any doubt related to IGNOU, please comment in the comment box whether that doubt is related to assignment, practical, exam or anything else. I will look into all your queries and make a separate video on it. Solutions. Question first. Write the factors that affect the atomic radii and explain them. कौन कौन से factors atomic radii को affect करते हैं, हमें उन्हें explain करना है. सबसे पहला is the effective nuclear charge. जैसे जैसे effective nuclear charge का magnitude increase होता है ना, वैसे वैसे जो force of attraction लगाई जाती है न्यूक्लियस के द्वारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो भी इंक्रीज होगी. दैट इज increase in the magnitude of effective nuclear charge increase the force of attraction exerted by the nucleus on the outermost electron. तो इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आउटरमोस्ट शेल का is pulled inward toward the nucleus. So distance between the outermost electron and the nucleus decreases. distance decrease हो गई तो atomic radii भी decrease हो जाएगा. Second one is your atomic number. जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं अक्रॉस द पीरियड, दैट इज फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन योर पीरियोडिक टेबल, वैसे वैसे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने के कारण पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. उसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल्ड होंगे टुवर्ड द न्यूक्लियर क्लोजर एंड क्लोजर, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, टॉप से बॉटम में जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड होते जाएंगे. अब होता क्या है, हमारे आपका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बाहर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स है. तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बाहर वालों को आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बेसिकली एक शील्ड या एक स्क्रीन का काम करते हैं, जो कि न्यूक्लियस को और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल नहीं होने देते एक दूसरे के टुवर्ड, जिसके कारण क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की. सो द एटॉमिक रेडियाई विल आल्सो इंक्रीज. फोर्थ वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, एनर्जी लेवल्स. जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगे, मोर शेल्स का मतलब होता है ग्रेटर डिस्टेंस होना न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाता है. फिफ्थ वन इज योर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. किसी भी आयन या किसी भी एटम में जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सेम शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होता है, रिपल्शन बढ़ती है. रिपल्शन बढ़ेगी तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाता है. सिक्स्थ वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. एन बेसिकली मतलब होता है शेल. जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर दूर और दूर दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाता है. समराइज करें तो बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर के कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स के कारण एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कारण एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. कंपेयर द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ स्लेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज for the element of period 2 which have one valence electron with that in the element of 3D series. हमें वेरिएशंस वैल्यूज़ में क्या क्या वेरिएशंस आएंगी स्लेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, अगर हम पीरियड 2 को कंपेयर करें 3D सीरीज से. पीरियड 2 के उन एलिमेंट्स को कंपेयर करना है जिनके पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसको कंपेयर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है. सो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फेल्ट बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. जो आउटर इलेक्ट्रॉन
जो चार्ज फेल्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसको बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। ये बेसिकली हमेशा कम होता है एक्चुअल चार्ज Z से, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगा आपके Z एंड S पे, इसके फॉर्मूले से डिनोट किया गया है, दैट इज Z स्टार Z माइनस S, जहाँ पे Z स्टार इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, Z एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, S जो होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट होता है। अब हम ये वैल्यूज ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं स्लेटर रूल्स के अकॉर्डिंग, स्लेटर रूल्स को अकॉर्डिंग कर सकते हैं इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब हम जो नीचे रूल्स पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज राइट आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग। इसी ऑर्डर में हमें इनको कंपेयर करना होता है, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर है ना, इसी ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड वन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट नथिंग टू एस। इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ग्रुप में, सीक्वेंस के किसी भी हायर ग्रुप में होगा, तो जिस इलेक्ट्रॉन से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये बोलता है, थर्ड और फोर्थ तो हम दोनों कंपेयर करते हैं NS और NP ऑर्बिटल्स और ND और NF ऑर्बिटल्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो NS और NP ऑर्बिटल्स में होता है उसमें क्या होता है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 0.35 होती है, एक्सेप्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन 1s जो कि कंट्रीब्यूट करता है S की वैल्यू 0.30। n-1 शेल कंट्रीब्यूट करता है 0.85, n-2 कंट्रीब्यूट करेगा 1। ND और NF की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में होते हैं जो कि 0.30 ईच कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कोई भी जो लोअर इन द सीक्वेंस होता है ND और NF से वो कंट्रीब्यूट करेगा 1। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। मान लीजिए ये है, ये न्यूक्लियस है, इसकी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। अब ये क्या होता है, सबसे बाहर वाली n होती है, ये n-1 शेल, ये n-2, यहाँ पे n-3, 4 ऐसे से कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें s और p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। s और p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। जो s और p में n होता है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 0.35, n-1 की कंट्रीब्यूशन होती है 0.85 और n-2 की कंट्रीब्यूशन होती है 1। ऐसे ही d और f की बात करें तो n की कंट्रीब्यूशन होती है 0.35, n-1 की 1 और फर्दर फिर सबकी 1 ही होगी इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, इससे ये टेबल, हाँ ये समझ गए आप, न्यूक्लियस के अराउंड sp इलेक्ट्रॉन्स में d और f में, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स यहाँ टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है। sp एंड df में पर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल n में क्या होगा, n में 0.35, n-1 में 0.85, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्दर जितने भी है 1 हो गए। d की बात करें तो 0.35, 1 एंड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद रखनी है, मतलब ये सोल्व करने में काम आएगा। अब हम इसको क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमें कंपेयर करना है पीरियड 2 का 3D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ये रहा। अब हम पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 में हमारे पास आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 3D सीरीज में हमारे पास आते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब हम पहले पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 में हमारे पास है लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है, 2s1 होती है। अब देखो 1s2 2s1 जो है, इसमें हमने पता है 2s1 n हो गया और 1s2 जो है वो n-1 होता है। अब हम इसमें n की कंट्रीब्यूशन 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन दैट कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू s, से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। तो s की वैल्यू हमें निकलती है, इसके इलेक्ट्रॉन्स देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू
जो हमने शेल की वैल्यू पढ़ी थी दैट इज n-1 में हमने क्या वैल्यू पढ़ी थी 0.85, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इंटू 0.85 करेंगे 1.7 इसकी वैल्यू आ गई। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z-S, एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का 3 होता है, तो 3 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ गई 1.30। ऐसे ही 3D सीरीज की बात करेंगे, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब हमने बोला था इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट नथिंग टू एस, तो ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो एस की जब हम वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 0 इंटू एन में क्या होता है 0.35, कुछ ये लिखो चाहे नहीं लिखो, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब ये 18 कहाँ से है 18 देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं 2 हैं 6 हैं 2 हैं 6 हैं, टोटल करेंगे तो 18 आ गई। तो 18 इंटू चाहे n-1 हो चाहे n-2 हो चाहे n-3 हो, सब में वैल्यू 1 हमने देखी थी, तो 18 इंटू 1 करेंगे, इससे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 18। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z-S करेंगे। अब हमने देखा स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 21 होती है, तो 21 माइनस हमने जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमें इसे कंपेयर कैसे करना है, अब ध्यान से सुनना। देखो पीरियड 2 में हमने लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये सब पढ़े, अब हमें इस लिथियम की वैल्यू हमने निकाल ली, बेरिलियम की हम निकालेंगे तो ये होती है 1.95। कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया बेरिलियम की वैल्यू में से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की लिथियम की वैल्यू माइनस कर दी, हमारे पास आया 0.65। 3D सीरीज का हमने स्कैंडियम का भी निकाला 3 आ गया, वैसे हम टाइटेनियम का निकालेंगे तो वो आएगा 3.15, कंपेयर करने के लिए माइनस करके आंसर आ गया 0.15। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बेरिलियम और लिथियम को ही कंपेयर करें या टाइटेनियम स्कैंडियम को भी कंपेयर करें, आप बेरिलियम और बोरोन को भी कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन को भी कर सकते हैं, बोरोन कार्बन को भी कर सकते हैं, फर्दर 3D सीरीज में भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीज बाय 0.65 यूनिट हुए पीरियड 2 में, और इंक्रीज बाय 0.15 यूनिट हुई 3D सीरीज में। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बेसिकली सेकेंड पीरियड में ज़्यादा है, इसमें कम है। क्यों कम है, क्योंकि 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते एज शील्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज एज द इनर S एंड P। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी गई है। इन द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 लिथियम से नियोन की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है 0.65 यूनिट से, वेयरएज जब हम 3D सीरीज में जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है 0.15 यूनिट से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। इसका मतलब ये है कि पीरियड 2 में ये मोर स्टीपली इंक्रीज हो रही है बेसिकली। ठीक है, और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपको Z की S की और Z स्टार की वैल्यूज़ दी गई हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह की सबकी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, और इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है सबका। ये आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये टेबल याद कर सकते हैं। इस टेबल के थ्रू हम ईज़िली ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये वैल्यूज़ हम ईज़िली खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का A। What is second postulate of VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का सेकंड पोस्टुलेट क्या है। इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग शेप प्रेडिक्ट करनी है सल्फर टेट्राफ्लोराइड की। ठीक है, अब हम इससे पढ़ेंगे VSEPR बेसिकली क्या है। VSEPR ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल फ्रॉम ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्फ टू मिनिमाइज रिपल्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से रिपल करते हैं और खुद को इस वे में अरेंज करेंगे जिससे कि उनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। दिस मीन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ऐसी शेप अडेप्ट करेंगे जो कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना दूर हो सके एक दूसरे से उतना दूर रखेगी। तो रिपल्शन स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो एक ऑर्डर फॉलो करती है, दैट इज लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, जिसमें लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन स्ट्रेंथ शो करेगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर शो करेगा। अब हम सल्फर टेट्रा फ्लोराइड की शेप की बात करें तो ये जो है ये एक शीशो शेप दिखाता है, और इसी के साथ यहाँ पे ये सल्फर टेट्रा फ्लोराइड शीशो तो शेप दिखाएगा और ये हमारे को ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। ठीक है,
अब देखो शीशो शेप में क्या होता है, बेसिकली इसके पास एक लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं जो कि इस वे में अरेंज होंगे कि इसके रिपल्शन सेंट्रल एटम सल्फर के अराउंड रिड्यूस की जा सके, ठीक है। तो अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हो गए, जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन एटम के साथ अटैच होंगे और एक नॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। अब बेसिकली लोन पेयर जो है इसकी पोजीशन क्या होगी, हम लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, देखो इक्वेटोरियली होगी या एक्सियली होगी। यहाँ पे जो लोन इसके दो पॉसिबिलिटीज है, इक्वेटोरियल या एक्सियल। लोन पेयर की अगर हम बात करें तो इसकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसमें क्या होता है, लोन पेयर जो होता है बीइंग मोर रिपल्सिव देन बॉन्डिंग पेयर प्रीफर टू ऑक्यूपाई एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब लोन पेयर जो होता है वो ज़्यादा रिपल्सिव होता है बॉन्डिंग पेयर के कंपैरेटिवली, इसलिए ये प्रीफर करता है कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आए। लोन पेयर एक एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्सिव होता है। सेकंड, जब हम इसको इक्वेटोरियली अरेंज करते हैं तो ये पाया जाता है कि ये वैल्यू जो होती है मैच करती है विद द एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड स्ट्रक्चर। जो हमने ये स्ट्रक्चर है इससे इसकी वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। और बॉन्ड पेयर जो होती है वो रिपेल्ड की जाती हैं लोन पेयर के द्वारा एंड बेंट बैक फॉर्मिंग अ डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर, जिसे हम सीसो स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। सीसो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब फ्लोरीन एटम की पोजीशंस की बात करें तो फ्लोरीन एटम 2 एक्सियल पोजीशंस पे हैं और 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं, ठीक है। बेसिकली 4 बॉन्ड पेयर होती हैं, एक लोन पेयर होता है। 4 बॉन्ड पेयर फ्लोरीन एटम में से 2 एक्सियल पे होंगी, 2 इक्वेटोरियल पे होंगी, और जो एक लोन पेयर था वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्सिव होता है, एक्सपेरिमेंट डिराइव डाटा से मैच हो रहा है और बेंड बैक अगर डिस्टर्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि शीश और शेप देता है, ठीक है। नाउ बी पार्ट, with suitable diagram compare the overlap of orbital in pp pi system in benzene with pd pi system in phosphine ring। suitable diagrams की हेल्प से हमें कंपेयर करना है overlap of orbitals pp pi system बेंजीन की pd pi system phosphine ring के साथ। अब हम पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, चलो हम दोनों को कंपैरेटिव वे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन फोस्फोजीन की ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व की। अब इसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं, देखिए इसमें प्योर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ईच कार्बन एटम पे, जबकि यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन पे होती हैं और 3d ऑर्बिटल्स फॉस्फोरस पे होती हैं, ठीक है। सेकेंड वन, अब हम इसकी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन की बात करेंगे। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो जो बेंजीन में है ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये सारी की सारी पैरेलल होती हैं, कोप्लेनर होती हैं, जिसके कारण ये मैक्सिमम साइड वाइज ओवरलैप शो करेंगी। और यहाँ पे क्या होती है, सपोर्ट कर सकती हैं साइड वाइज ओवरलैप को, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ये आइडियल नहीं है। थर्ड, अगर हम एनर्जी एंड साइज कंपेटिबिलिटी की बात करें तो बेंजीन में क्या होते हैं, सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं। कार्बन सारे एटम्स जब सेम है तो एनर्जी लेवल सेम होगी, ऑर्बिटल साइज सेम होगा, जिसके कारण एक्सीलेंट ओवरलैपिंग शो करता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3D है और 3p है, मिसमैच हो जाता है। d ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं और हायर इन एनर्जी होती हैं p ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली, जिसके कारण क्या होती है, लेस इफेक्टिव ओवरलैप होती है क्योंकि इसमें साइज मिसमैच हो गया, पुअर ऑर्बिटल एनर्जी अलाइनमेंट हो गया। रिजल्ट में देखें तो, रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बेंजीन पीपी पाई सिस्टम में एक हाईली डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम है जो कि एक स्टेबल एरोमेटिक रिंग बनाएगा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग के साथ, जबकि फोस्फीजीन में पाई बॉन्डिंग वीकर होती है और मोर लोकलाइज्ड होती है, वाइल कुछ डीलोकलाइजेशन इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं बट वो लेस इफेक्टिव होती है और वीकर होती है बेंजीन के कंपैरेटिवली, ठीक है। हाँ देखो इसमें ये कंपेयर किया गया है, ये देखिए इसमें ओवरलैप देखिए आप, इसमें सारे में कार्बन कार्बन सारे के सारे सेम है तो इसलिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग सब अच्छे से इसका हो रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस अलग अलग है, साइज़ अलग है। इसमें देखो ऑर्बिटल्स 2p 2c इन्वॉल्व है, इसमें 3p 3c है,
ऑर्बिटल एक्सीलेंट है, पुअर है, ऑर्बिटल एनर्जी एक्सीलेंट है, मॉडरेट टू पुअर है, साइड स्ट्रॉन्ग साइड वाइज ओवरलैप, वीकन ओवरलैप। पाई डी लोकलाइजेशन की बात करें, हाई होता है एरोमेटिक, लिमिटेड और लेस इफेक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में बेसिकली फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं। What are non-classical multi-center bonded pi complexes? Give any one example with suitable diagram. Non-classical multi-center bonded pi complex क्या होते हैं? किसी भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें सुटेबल डायग्राम मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, a coordination complex where a ligand with delocalized pi electron forms a delocalized multi-center bond with central atom, typically a transition metal, in a way that deviates from standard bonding models. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पे कोई भी लिगेंड जो कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का लिगेंड है, वो एक डीलोकलाइज्ड मल्टी सेंटर बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल एटम के साथ। जो सेंट्रल एटम है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन मेटल होगा, इस वे में जिससे कि डिविएट किया जा सके स्टैंडर्ड बॉन्डिंग मॉडल्स को, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली नॉन क्लासिकल कॉम्प्लेक्स, नॉन क्लासिकल बोलने का क्या मतलब है? अ कंपाउंड वेयर बॉन्डिंग डज नॉट फॉलो, बेसिकली जो बॉन्डिंग होती है वो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग जो होती है वो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन मॉडल को फॉलो नहीं करती है। ओफन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इंक्लूड होती है। अब इसमें मल्टी सेंटर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है बिटवीन मोर देन टू एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दो से ज़्यादा एटम्स में जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। देन बॉन्डेड पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रॉम लिगेंड आर डोनेटेड टू मेटल सेंटर, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड के वो डोनेट कर दिए जाते हैं मेटल सेंटर को, ठीक है। अब देखिए इसमें यही, अब ये जो एक एग्जांपल हमने बोला इसमें क्या था, एग्जांपल एनीवन। अब हम लोग बेसिकली एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। जो नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली डिवाइड किए जाते हैं दो क्लासेस में एज फॉलो। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ये इसके पार्ट बी में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मतलब इस बार ये पूछा गया था, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट बार यही पूछा जाए। इस बार क्या पता डाइमिथाइल बेरिलियम पूछ रहे हैं या फिर डाइमिथाइल ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम पूछ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अब हम इसको नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग को बेसिकली दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं, एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स इनके अलग अलग हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनके पास ब्रीजिंग एल्काइल्स होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लो, इसमें आता है डाईमरकरिक ट्राई एल्यूमिनियम Al2R3 एंड पॉलीमरकरिक डाईमिथाइल बेरिलियम, ये स्ट्रक्चर है डाईमिथाइल बेरिलियम का। और ये यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर है डाईमरकरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का, डाईमरकरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का ये स्ट्रक्चर है। इस पे पूछा ब्रीजिंग एंड मिथाइल टर्मिनल मिथाइल इन ट्राई एल्काइल का, यहाँ पे ये शो किया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये स्ट्रक्चर्स हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एनी एग्जाम्पल विद सूटेबल एग्जाम्पल, आप इसमें से कुछ भी एक दे सकते हैं। मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे के सारे, ताकि क्योंकि इस बार ट्राई अल्काइल पूछा था, क्या पता नेक्स्ट में ये पूछ लें या फिर क्या पता नेक्स्ट वाले में ये वाला पूछ लें, ठीक है। अब हाँ जी, अब हम लोग अगला डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। ये जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर देयर इज इंटरेक्शन होती है बिटवीन पाई ऑर्बिटल ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड एंड डीपी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम के बीच में, ठीक है। कंपाउंड यहाँ पे क्या होते हैं, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल्स जैसे सोल्ट हो गया, फेरोसिन वगैरह हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। एक मिनट,
हम पहले ये भूल गई मैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है इसकी क्या होते हैं बेसिकली, ये देखो दीज कंपाउंड आर कैरेक्टर, ये बेसिकली इसमें एल्काइल ब्रिजेस होते हैं। ये जो मेटल होते हैं ये इक्विडिसेंट होते हैं, मतलब फ्रॉम द टू मेटल एटम्स, एक दो मेटल एटम्स के बराबर। नेचर जो होता है इनका बॉन्डिंग का, हम इसको नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमने बताया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि जो ब्रीजिंग कार्बन होता है ना इसमें कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग टू द टू मेटल एटम एंड थ्री सब्सटीट्यूएंट हाइड्रोजन से ये बॉन्ड नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ डाइमेरिक कंपाउंड्स ऑफ एल्काइल एलुवियम ट्राइएल्काइल्स में क्या होता है, दो तरह की AlCl बॉन्ड नोट की गई हैं। जो टर्मिनल AlCl बॉन्ड है ना वो दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ही है, और ब्रिजिंग वाली जो बॉन्ड है उसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये डिफरेंट बॉन्ड लेंथ कैरेक्टराइज करती है। मतलब देखो इस कंपाउंड में बेसिकली एल्काइल ब्रिजेस होते हैं, जो कि बेसिकली जो होता है ना ये एक्सप्लेन नहीं करता दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग मॉडल का, लेकिन हमने जब हम इसका एग्जांपल देखते हैं ना ट्राई एल्काइल एलुवियम का, ये जो फिगर 4.4 है इसको जब हम देखेंगे तो हमें इसमें पता चलता है कि इसमें बेसिकली क्या है, टर्मिनल AlCl बॉन्ड जो होती हैं वो दो कार्बन दो सेंटर बॉन्ड है, जबकि जो ब्रिजिंग बॉन्ड है वो तीन कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। टर्मिनल वाली तो दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को फॉलो कर रही हैं, जबकि यहाँ पे दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये याद रखना। ब्रिजिंग वाली तो तीन कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन है, कैरेक्टराइज बाय डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है दोनों की, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो मैं बोल रही थी वही ट्राई एल्काइल, जो आपसे मैं अभी बताया था कि ये PY में पूछा था, ये ट्राई एल्काइल एलुवियम यही पूछा गया है, ठीक है। सुटेबल डायग्राम की हेल्प से ब्रीजिंग एंड टर्मिनल मिथाइल बतानी है ट्राई एल्काइल एलुवियम में, ठीक है। जैसे बताया था ट्राई एल्काइल, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला बेसिकली AiR3 होता है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहाँ पे R जो होता है वो बेसिकली एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये यूनिक बॉन्डिंग शो करते हैं ब्रिजिंग और टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स के साथ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एलुवियम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ये एक यूनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। ये किसी सिंपल मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सॉलिड और लिक्विड फेस में, जबकि इंस्टेड ये क्या करते हैं, डाइमराइज करते हैं, डाइमराइज करके फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर्स लाइक AiR3 2, जहाँ पे दो एलुवियम एटम जो होंगे वो ब्रिज होंगे दो एल्काइल ग्रुप के साथ। हर एक एलुवियम एटम के पास होती है 4 बॉन्ड्स, जिसमें कि दो टर्मिनल एल्काइल ग्रुप होंगे और दो ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप होंगे, जो कि शेयर किए जाएंगे दूसरे एलुवियम एटम के साथ, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती हैं ब्रिजिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बी का फर्स्ट पार्ट, डेट इज व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, क्या ये EAN रूल के जैसा ही है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, क्या ये सेम है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल है उससे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल है बेसिकली ये एक गाइडलाइन है जो कि यूज़ की जाती है प्राइमरली इन द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, प्राइमरली यूज़ की जाएगी। क्यों यूज़ की जाती है, बेसिकली ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो कोई भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है उसके पास कुछ वो होते हैं, कुछ मतलब फीचर्स होते हैं। टेंड टू हैव क्या होता है, टोटल ऑफ 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल मेटल के अराउंड, जो कि एक मेटल ओन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। कुछ तो इसके मेटल के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो बेसिकली सीधी बात ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है वो बेसिकली स्टेबलाइजेशन बताता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेट करता है कि जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जितने भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, 18 इलेक्ट्रॉन रूल नाम से पता चल रहा है, जितने भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे उनके पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अब 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के खुद के होंगे वैलेंस, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डोनेट किए गए होंगे लिगेंड के द्वारा। ये क्या है, बेसिकली ये रूल जो होता है एनालोगस है, ऑक्टेट रूल जो हम पढ़ते हैं
मेन ग्रुप केमिस्ट्री में उससे, बट ये एडजस्ट किया गया हमने बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, जिसमें हमने एक्सेस की n-1 DNS और np ऑर्बिटल्स, टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स और 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये हमें पता चल गया 18 इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हम पढ़ते हैं EAN क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN क्या है? EAN essentially means a total number of electron that a metal efficiently have। कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के पास हैं। मेटल जो होता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके पास एक कुछ तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ डोनेटेड जो कि डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली वहाँ वो बात कर रहा था 18 इलेक्ट्रॉन, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ये टोटल की बात कर रहा है। ये एसोसिएटेड है विद द एटम्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली तब स्टेबल होता है जब उसके पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन हो 36, 54, या फिर नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो। इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर ये कह रहा है। अब इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर रूल के हिसाब से देखो ये फॉर्मूले हैं, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल प्लस करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ईच लिगेंड माइनस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल, या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलता है एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल प्लस द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो इज इट द सेम एज EAN रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या EAN रूल के से सेम है? जो बेसिकली जो EAN रूल है वो एक ओल्डर वर्जन है या फिर अल्टरनेटिव है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही, लेकिन ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड कंपेयर दिस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। सो अगर यस बोले तो फंडामेंटली ये लोग सेम है, मतलब स्टेबल रहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन दे रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कहाँ गया, हाँ, स्पेसिफिक डिफरेंस होते हैं। जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वैलेंस शेल में, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। हावेवर EAN रूल क्या कहता है, जो मेटल होते हैं उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ नोबल गैस होने चाहिए। वो बोल रहा है 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नोबल गैस के बराबर होने चाहिए, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है बेसिकली वो कंसर्न्ड है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेसिकली कंक्लूजन देखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है बेसिकली वो कंसर्न्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जबकि जो EAN रूल है वो कंसर्न्ड है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब हम EAN रूल को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें देखो EAN रूल के ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर हमें किसी का EAN निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर मेटल का पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए, चार्ज ऑन मेटल सेंटर पता होना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड की बात करें तो जो एनायनिक लिगेंड होते हैं वो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल टू द चार्ज ऑन द, एनायनिक लिगेंड जो होते हैं वो इक्वल टू द चार्ज ऑन देम कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रल दो कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायनिक लिगेंड इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देम एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड इट इज 2, दो होते हैं, ठीक है। सेकंड, use the 18 electron rule as a guide to find the value of n in CO2CON। 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करना है और हमें CO2CON में n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अब इसमें जो कोबाल्ट होता है हमें पता है, देखो कोबाल्ट जो होता है वो ग्रुप 9 ट्रांजिशन मेटल होता है, कोबाल्ट के पास नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे CO जो होता है उसको हम CO स्टैंड फॉर कार्बोनिल लिगेंड, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। जो मेटल बॉन्ड है वो कंट्रीब्यूट करती है एक इलेक्ट्रॉन हर मेटल को, एक इलेक्ट्रॉन हर मेटल को कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, पहले हम एक कोबाल्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कार्बोनिल लिगेंड है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन, तो हम n कार्बोनिल लिगेंड की देखेंगे उसकी कंट्रीब्यूशन 2n इलेक्ट्रॉन होती है। अब दो मेटल बॉन्ड हमने क्या था 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 1। देखो कोबाल्ट की कंट्रीब्यूशन कहाँ है, 9 है, ये रही।
कार्बोनिल की कहाँ है 2 है, मेटल मेटल बॉन्ड की कहाँ है 1 है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक CO एटम्स के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया 9 जो हमने ये 9 कोबाल्ट के लिए इसमें हमने प्लस किया 2n डिवाइडेड बाय 2 किसके थे, जो हमारे पास 2 कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस हमने किया इसमें 1, दैट इज मेटल मेटल वाला कॉन्ट्रीब्यूशन सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 10 + n। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स टू ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ईच कोबाल्ट मस्ट हैव 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कह रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कह रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, तो इसमें हमने इक्वल टू 18 कर दिया 10 - n को, तो इसमें हमने फिर n की वैल्यू फाइंड की तो 18 - 10 क्या 8 आ गई। द वैल्यू ऑफ n इन द CO2 डेट सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज n। देखा कितनी आसान है, जबकि हम इसमें En निकालते तो हमें उसमें पता नहीं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था, लिगेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए था, जबकि इसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसमें डायरेक्टली हमने क्या किया कोबाल्ट ग्रुप 9 वैलेंसी है, कार्बोनिल की 2 है, कार्बोनिल लिगेंड की और मेटल मेटल की 1 है, बस इतनी पता होनी चाहिए। उसके बाद टोटल हमने सबको प्लस कर दिया, फिर हमें टोटल पता है 18 होनी चाहिए, 18 निकालने के लिए n की वैल्यू हमें 8 मिल गई। ऐसे सोल्व करते हैं इसको। Suitable illustrations example the different coordination modes of nitrosyl ligand। हमें suitable illustrations देते हुए एक्सप्लेन करना है डिफरेंट कौन कौन से डिफरेंट कोऑर्डिनेशन मोड्स हैं नाइट्रोसिल लिगेंड के। करने से पहले हम नाइट्रोसिल लिगेंड क्या होता है वो पढ़ते हैं। नाइट्रोसिल जो होता है बेसिकली वो एक वर्सेटाइल लिगेंड होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है मेटल सेंटर्स को अलग अलग वेज में, जैसे कि लीनियर हो गया, बेंट हो गया, ब्रिजिंग हो गया, ठीक है। ये जो मोड्स होते हैं ये बेसिकली डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द NO ग्रुप डोनेट्स टू द मेटल एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेशन मोड्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। अब इसमें जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन मोड्स हैं ये स्टडी करते हैं। बेसिकली 3 कोऑर्डिनेशन मोड्स हैं, लीनियर हो गया, बेंट हो गया, ब्रिजिंग हो गया, उसके अलावा बहुत सारे हो रहे हैं बट हम 3 की अभी बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे तीनों को। सबसे पहले हम जैसे कि लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में देखें तो लीनियर में जो NO ग्रुप है वो बॉन्ड करता है मेटल को थ्रू द नाइट्रोजन एटम फॉर्मिंग अ लीनियर MNO स्ट्रक्चर। मतलब NO ग्रुप बॉन्ड करेगा मेटल को नाइट्रोजन एटम के थ्रू, जो कि एक फॉर्म करेगा एक लीनियर MNO स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो NO बॉन्ड होती है वो जनरली एक ट्रिपल बॉन्ड होती है विद द मेटल बैक बॉन्डिंग टू द NO लिगेंड, ठीक है। अब बेंट वाले की बात करें, यहाँ पे भी सेम NO ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड करता है मेटल थ्रू द नाइट्रोजन एटम के थ्रू मेटल को बॉन्ड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो MNO बॉन्ड होती है वो बेंट होती है, लीनियर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो NO बॉन्ड होती है वो जनरली एक डबल बॉन्ड होती है। देखो लीनियर वाले में क्या होती है, ये भी लीनियर वाले में और बेंट वाले में दोनों में क्या होता है NO ग्रुप बॉन्ड करते हैं किसी मेटल को नाइट्रोजन एटम के थ्रू, लेकिन लीनियर वाले में क्या करता है वो एक MNO जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो लीनियर होता है, यहाँ पे जो MNO फॉर्म होता है वो बेंट होता है। अब लीनियर वाले में क्या था, वो जनरली जो NO बॉन्ड होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होती है और बेंट वाले में जो NO बॉन्ड होती है वो डबल बॉन्ड होती है। अब हम ब्रिजिंग की बात करते हैं। ब्रिजिंग वाले में क्या होता है, ब्रिजिंग मतलब ब्रिज का काम करेगा। यहाँ पे जो NO ग्रुप है वो ब्रिज का काम करेगा बिटवीन 2 और मोर मेटल सेंटर्स, 2 और उससे ज़्यादा मेटल सेंटर्स के बीच में, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू बोथ द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। टिपिकली कोई लीनियर नाइट्रोसिल लिगेंड जो होता है वो बेसिकली डोनेट करता है 3 इलेक्ट्रॉन टू अ मेटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल, जबकि बेंट जो होता है वो डोनेट करता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल। वहीं पे हम ब्रिजिंग की बात करें तो ब्रिजिंग वाला डोनेट करता है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक बॉन्डिंग मोड। कौन सा बॉन्डिंग मोड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये डोनेट करता है।
अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। NO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, दैट इज NO+ फॉर्म करेगा। बेंट वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, दैट इज NO- फॉर्म करेगा। अब हम बॉन्डिंग की बात करें तो जो लीनियर है वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर के थ्रू, जैसे कि LCO, और बेंट वाले में ये एक्ट करता है लाइक अमाइड, अमाइड के थ्रू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन डोनेट्स टू द मेटल। जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे वो डोनेट कर दिया जाता है मेटल को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज कर सकता है सेवरल वेज में, यूजुअली थ्रू नाइट्रोजन और वाया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इसमें समरी टेबल देखो, बेसिकली हमारे पास लीनियर बेंट ब्रिजिंग होता है। अगर आपसे 4 पूछ लें तो आप साइड ऑन भी बता सकते हो, जनरली 3 ही हैं, आपकी बुक में भी 3 ही दिए गए हैं, ठीक है। बाकी इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होगी, लीनियर की बेंट की 1 होगी और ब्रीजिंग की वेरिएबल होगी। बाकी थोड़े एग्जांपल्स याद कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट नहीं, हमें क्या है, जो हमने डायग्राम्स देखते हैं पहले। तो देखो इसमें जो NO लिगेंड है वो अलग अलग मेटल कॉम्प्लेक्सेस की तरह डिफरेंट कोऑर्डिनेशन मोड शो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन है, बेंट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ब्रिजिंग में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हमें मान लो हमें एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर्स में कोई कन्वर्जन करने को बोला, ठीक है। तो कन्वर्जन की अगर हम बात करें, अगर हमें लीनियर से बेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है इसमें, NO is considered to lead to an increase in the formal oxidation state by 2 unit। इसमें क्या करेगा, NO जो होता है वो कंसिडर किया जाता है कि वो इंक्रीज कर देता है फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 यूनिट से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज हो जाएगी मेटल की, जो कि एनकरेज करेगा लीनियर को टू बेंट कन्वर्जन, लीनियर टू बेंट कन्वर्जन को ये एनकरेज करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो BO है पेयर क्या करता है, बिकॉज इन बेंट NO अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली असाइन टू द कॉम्प्लेक्स बिकम ए लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इन द लाइक इलेक्ट्रॉन रिच मेटल रिड्यूसेस द NO+ टू NO, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या किया, हाँ समझ गए, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली लीनियर को हमने बेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है इसमें। अब हम ये जो डायग्राम है ये यही सिखा रहा है, आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, व्हाट आर मेटल PI कॉम्प्लेक्सेस, गिव एनी 4 सुटेबल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस। मेटल PI कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के 4 एग्जांपल्स देके समझाना है, ठीक है। बेसिकली मेटल PI कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ पे मेटल हो या आयन हो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड के साथ पाई बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, मेटल और जो लिगेंड होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे मेटल लिगेंड आपस में इंटरेक्ट करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग के कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ बेंडिंग थ्रू लोन पेयर के थ्रू बॉन्डिंग करने की बजाय ये जो लिगेंड होते हैं ये डोनेट कर देते हैं अपना पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटल बैक डोनेशन वाया पाई स्टार ऑर्बिटल्स के थ्रू, ठीक है। मेटल PI कॉम्प्लेक्सेस में 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट हमने देखा एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर अरीन एंड फिर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस या फिर मेटलोसिन्स जिसको बोलते हैं। अब हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको कंपैरेटिव वे में ही स्टडी करेंगे, इजी रहता है वो थोड़ा। अब देखो एल्कीन वाले में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई की पाई बॉन्ड होती है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली साइक्लोपेंटाडाइलाइल एनायन होता है, जिसमें कि एरोमेटिक जो कि एरोमेटिक होते हैं विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसमें बॉन्डिंग की बात करें तो जो एल्कीन होता है वहाँ पे क्या होता है, सिग्मा डोनेशन होता है एल्कीन का, एल्कीन टू मेटल सिग्मा डोनेशन होता है, और या फिर और पाई बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू एल्कीन पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है।
सिग्मा डोनेशन होगा एल्कीन टू मेटल, और पाई बैक बॉन्डिंग होगी मेटल टू एल्कीन पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। इसके एग्जांपल की देखें तो इसका एग्जांपल है जैसे सोल्ट, इसमें यूज़ होता है कैटलिस्ट प्रिकर्सर या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है। एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग एल्कीन के जैसी ही बॉन्डिंग होती है, ओफन इसमें एल्कीन से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसका यूज़ देखें तो इसमें इंटरमीडिएट होता है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या साइक्लो एडिशंस में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो एरीन्स की बात करें, एरीन्स में जो बॉन्डिंग होती है वो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्ट करती है मेटल के साथ, ठीक है। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करके बॉन्डिंग बनाते हैं। यूज देखें तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक सिंथेसिस हो गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ लो वैलेंट मेटल्स हो गया, ठीक है। और इसमें फिर मेटलोसीन्स में देखें तो यूज इसके रिडोक्स एक्टिव कंपाउंड बेंचमार्क फॉर द सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, सबके एक बार एग्जांपल्स देख लेना, एल्कीन, एल्काइन, एरीन या फिर और मेटलोसीन्स के, ठीक है। ये आपका हो गया मेटल पीआई कॉम्प्लेक्स एंड उसके चार जो वो थे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन मोड्स। Moving on to next question. 5th A. Give examples of any two methods including reaction of the preparation of polyhedral borane anion. Give the structure of any two of them. एग्जाम्पल देने हैं कि किसी भी दो मेथड्स के इंक्लूडिंग रिएक्शन के साथ कैसे प्रिपरेशन के बतानी है, बेसिकली में पॉलीहेड्रल बोरेन एनायंस की प्रिपरेशन कैसे होती है उसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है और किसी भी दो का स्ट्रक्चर बताना है। तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेड्रल बोरेन आयन, ये जो प्रिपरेशन कैसे होती है पॉलीहेड्रल बोरेन आयन की, ये जो स्पीसीज होती हैं ये बेसिकली BnHn2- ये फाउंड होती हैं N6 से 12 तक, ठीक है। ये बेसिकली डेल्टा हेड्रल क्लस्टर्स होते हैं, डेल्टा हेड्रल क्लस्टर्स होते हैं जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है। देखिए डेल्टा हेड्रल क्लस्टर्स का मतलब पॉलीहेड्रल है, हैविंग वन ट्रायंगुलर फेस, पॉलीहेड्रल दिखेंगे एक जिसमें से एक ट्रायंगुलर फेस दिखेगा। इसमें क्या होता है, अब हम न्यूट्रल बोरेंस के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करें न्यूट्रल बोरेंस से, तो ये जो एनायंस होते हैं ये फार मोर स्टेबल होते हैं, मतलब न्यूट्रल बोरेंस जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। ये जो पॉलीहेड्रल बोरेन एनायन है ये बेसिकली ज़्यादा स्टेबल है, स्पेशली B10H10 और B12H12 ये ज़्यादा स्टेबल है। अनदर स्ट्राइकिंग डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि न्यूट्रल हैलाइड इज दैट जो BnH2n2- डाइनाइन होता है ये हाईली सोलेबल इन वाटर होता है और ये फॉर्म करता है स्टेबल एक्वस सॉल्यूशंस। मोस्टली ये जो एनायंस हैं ये फॉर्म किए जाते हैं बाय कंडेंसिंग स्मॉल बोरेन फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे बोरेन फ्रेगमेंट्स को कंडेंस करके ये बनाए जाते हैं। अब पॉलीहेड्रल बोरेन्स की बात करें तो पॉलीहेड्रल बोरेन्स क्या है, क्लस्टर कंपाउंड हैं जो कि बोरोन हाइड्रोजन के बने होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं एक क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स। ये जो बोरेन अनायन होते हैं जैसे कि B12H12 ये ऑफन प्रिपेयर्ड किए जाते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव डीजनरेशन और रिडक्टिव कंडेंसेशन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डीजनरेशन और रिडक्टिव कंडेंसेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव डीजनरेशन ऑफ हायर बोरोन्स, इसमें मेथड क्या होता है, इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है हायर न्यूट्रल बोरोन्स की जो कि लीड करता है मोर स्टेबल क्लोज एनायनिक क्लस्टर्स जैसे कि BnH2n2-, ठीक है। इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली हायर न्यूट्रल बोरोन्स की जिससे कि मोर स्टेबल क्लोज एनायनिक क्लस्टर मिलते हैं। इसमें जो रिडक्टिव कंडेंसेशन में बात करें तो इसमें क्या होता है, मेटल बोरोहेलाइड या फिर डाइबोरेन can be reacted with borane trihalide under reducing conditions to form polyhedral boranes। इसमें क्या होता है बेसिकली मेटल बोरोहेलाइड या फिर डाइबोरेन कैन बी रिएक्टेड विद बोरोन ट्राईहेलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं रिड्यूसिंग कंडीशंस के साथ अंडर द रिड्यूसिंग कंडीशंस और ये फॉर्म करेंगे एक पॉलीहेड्रल बोरेन। अब देखो एग्जांपल की बात करें इसमें रिडक्टेंट क्या होता है, डी का बोरेन
प्लस बेस रिएक्टेंट होता है इसमें, जो कि B10H14, और इस बेस में एग्जांपल में NaOH आपने ले लिया। और प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्लोजो डी का बोरेट एनायन होता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो होते हैं बेसिकली क्लोजो टाइप क्लस्टर्स होते हैं जिसे हम क्लोज्ड पॉलीहेड्रल बोलते हैं, जो कि हाईली स्टेबल होते हैं और सिमेट्रिक होते हैं। ये इसकी रिएक्शन दी गई है, ठीक है, देख लेना एक बार। और रिडक्टिव की बात करें इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, सोडियम बोरोहेलाइड और बोरेन ट्राइफ्लोराइड होता है। प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें सीरीज ऑफ रिडक्शन एंड कंडेंसेशन लीड्स टू B12H12 2- ये प्रोडक्ट देता है। ये एक आइसोसेड्रल क्लोजो डोडीकार्बोरेट अनायन होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बोरेन क्लस्टर होता है। ये इसकी रिएक्शन है, ये आप एक बार देख लेना। अब हमसे देखो, ये हमने पढ़ लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू ऑफ देम, किसी भी दो का हमें स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। अब हम इसमें देखो कंपेयर किसका करें, B6H6 2- एक स्ट्रक्चर ये ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं B12H12 2-, ठीक है। B6H6 2- क्या है, हेक्साबोरेन 6 डायनाइन है, ये डोडी कैबोरेट डायनाइन है B12H12 2-, ठीक है। अब B6H6 2- का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जबकि B12H12 2- का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आइकोसहेड्रल, ठीक है। B6H12 2- में क्या होता है, सारे के सारे जो 6 बोरोन एटम होते हैं फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन के वर्टिसेस फॉर्म करेंगे, जिसमें कि एक हाइड्रोजन जो होगा हर एक ऑन ईच फेस एज और वर्टिसेस, हर एक फेस एज और वर्टेक्स पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें देखो हर एक हाइड्रोजन फोरहेड पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम B12H12 2- की बात करें तो इसमें 12 बोरोन एटम ऑक्यूपाई करते हैं वर्टिसेस ऑफ रेगुलर आइसोहेड्रॉन, ईच बॉन्डिंग टू 1 हाइड्रोजन एटम, जिसमें कि हर एक बॉन्ड करेगा 1 हाइड्रोजन एटम के साथ। देखो 1 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, with suitable illustrations explain when clozo, nitro and arakino prefixes are used for boron anions। suitable illustrations यूज करके एक्सप्लेन करना है कि क्लोजो, नाइट्रो और अरकिनो प्रीफिक्सेस कब यूज होती हैं बोरेन अनायंस में, ठीक है। देखो द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द क्लोजो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री अडप्टेड बाय डायनाइन, जो क्लोजो जो प्रीफिक्स यूज किया गया है वो बेसिकली यूज किया जाता है क्लोज पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, जो कि अडप्ट किया गया BnH2n डायनाइन के थ्रू, ठीक है। बट जो न्यूट्रल बोरेन्स होती हैं उनके पास ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल बोरेन्स के पास ओपन स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो क्लोजो का मतलब बेसिकली क्या बोला है, क्लोजो का मतलब बोला गया है क्लोज्ड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो, अब हमें क्या करना है, क्लोजो से नाइट्रो और फिर आर्केनो कैसे बन रहा है, बेसिकली इसमें यही बताया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लोजो से क्या समझे हम, क्लोजो का मतलब है क्लोज्ड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि अडप्ट की गई BnH2 2- डायनाइन के द्वारा, जबकि इसमें न्यूट्रल बोरेन्स जो होते हैं वो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक वर्टेक्स रिमूव कर देंगे। अगर हम कोई भी एक वर्टेक्स रिमूव कर देते हैं क्लोजो पेरेंट क्लस्टर से, तो हमें नीडो केज मिलता है। एक वर्टेक्स रिमूव कर दी क्लोजो पेरेंट क्लस्टर से तो नीडो केज मिल गया। अगेन हम रिमूव करेंगे 2 या 3 वर्टिसेस तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अरेकेनो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये इलस्ट्रेट किया गया है वेयर द बोरन फ्रेमवर्क करता है इन क्लोजो में। ये देखो क्लोजो दिखाया गया है, ये नीडो दिखाया गया है और ये अरेकेनो दिखाया गया आपको। अब हम इन तीनों को अलग अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लोजो से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्लोजो क्या है देखते हैं।
क्लोजो, क्लोजो का मतलब होता है क्लोज्ड पॉलीहेड्रल, ठीक है। अ कंप्लीटली क्लोज्ड डेल्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विद ऑल वर्टिसेस ऑक्यूपाइड, मतलब जिसकी एक कंप्लीटली क्लोज्ड डेल्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर होता है जिसकी सारी की सारी वर्टिसेस जो हैं वो ऑक्यूपाइड होती हैं, कहीं पे भी कोई भी जगह खाली नहीं होती, सारी वर्टिसेस ऑक्यूपाइड रहती हैं, ठीक है। अब हम इसमें निडो की बात करें तो निडो मतलब नेस्ट लाइक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, एक ओपन पॉलीहेड्रल मिसिंग वन वर्टिसिस फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग क्लोजोफॉर्म, क्लोजोफॉर्म में से एक वर्टेक्स रिमूव कर दी तो एक ओपन पॉलीहेड्रल जो बन गया उसको हम निडो बोलते हैं, ठीक है। मोर ओपन देन निडो, निडो से भी ज़्यादा ओपन, मिसिंग टू वर्टिसेस फ्रॉम द क्लोजो पॉलीहेड्रल, क्लोजो पॉलीहेड्रल से अब दो वर्टिसेस रिमूव कर दी तो हमें क्या मिल गया, अर्कैनो, अर्कैनो मतलब वेब लाइक। एक बार इसका फिगर देख लेते हैं, देखो ये हमारे पास पूरा क्लोज था, क्लोजो से हमने एक वर्टिसेस रिमूव की तो निडो बन गया, अब हमने इसी क्लोजो से दो वर्टिसेस रिमूव की तो हमें अर्कैनो मिल गया, ठीक है। जैसे कि देखो B6H6 2 माइनस था, 6 के देखो 6 का 5 हो गया, B5H5 4 माइनस हो गया। अब देखो 5 का फिर से B6H6 2 माइनस था, इसमें से दो रिमूव करेंगे तो हमें B4H4 6 माइनस हमें मिल गया, ठीक है। B4 है, देखो B6H6 था, B5 मिल गया, फिर B4 मिल गया। इसमें पहले इसमें से हमने -1 किया, फिर इसमें से हमने -2 कर दिया तो हमें ये मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन काउंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, n+1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ n वर्टिसेस, ये वाला। और इसमें क्या होता है, n+2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट क्या था, n+1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे n+2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अर्कैनो में n+3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाईली सिमेट्रिकल होते हैं और स्टेबल होते हैं, जबकि निडो में बात करें तो ये अपीयर लाइक नेस्ट की तरह दिखते हैं जो कि एक कॉर्नर लैक करते हैं। इसमें क्या होता है, ये लूजली कनेक्टेड होते हैं आर्केनो एंड मोर फ्लेक्सिबल ज्योमेट्री देते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में बात कर लो, वही क्या होता है, B12H12 2 माइनस क्लोजो डोडी कार्बोनेट फॉर्मिंग अ परफेक्ट आइसोन। इसमें क्या इलस्ट्रेशंस में आइकोसेड्रल इसकी शेप होती है। इसमें निडो में बात करें तो B5H9 एक निडो डाइबोरेन है जो कि डिराइव है क्लोजो B6H6 से ये बना है, ये ओपन पेंटागनल पिरामिड है, ठीक है। एग्जांपल अरेकेनो में बात करें, अरेकेनो बोरेन होता है, डिराइव किया गया है क्लोजो B6 बेस से, ये क्या फ्रेगमेंटेड पॉलीहेड्रल केज देता है, इलस्ट्रेशन है, देखो ये कंपैरेटिव वे में दिया गया है। क्लोजो मतलब क्लोज, निडो मतलब नेस्ट लाइक, अरेकेनो मतलब वेब। मिसिंग वेज 0 होती है, इसमें कोई भी कंप्लीट क्लोज होता है, एक भी वर्टिसेस मिस नहीं होती है। निडो में एक मिस होती है, अरेकेनो में 2 मिस होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन n+1 n+2 n+3, बाकी एग्जांपल्स देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A, give the details of multiple metal bonds in edge sharing bio-octahedral structures। हमें बताना है मल्टीपल मेटल बॉन्ड्स क्या होती हैं एज शेयरिंग बायो-ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। बायो-ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में मल्टीपल मेटल एज बॉन्ड क्या होती हैं। इन कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो एज शेयरिंग बायो-ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो ऑक्टाहेड्रा जो कि शेयर करते हैं एक एज, मतलब दो बायो ऑक्टाहेड्रा होंगे और जो कि एक एज शेयर करेंगे। देखो 2 ब्रिजिंग लिगेंड एंड 2 मेटल सेंटर्स कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑफन अलाउ करते हैं मेटल बॉन्डिंग के लिए, इंक्लूड करें जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड्स होगी बिटवीन 2 मेटल सेंटर्स डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन काउंट एंड द लिगेंड इन्वायरमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो दो ऑक्टाहेड्रल हैं
वो शेयर करते हैं एक एज जो कि फॉर्म करेगा एक ब्रिज ऑफ लिगेंड शेयर कर देगा, जो कि रिजल्ट करेगा एक डायमर में, जहाँ पे दो मेटल सेंटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू द शेयर्ड एज के थ्रू, ठीक है। बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल मेटल बॉन्डिंग ओकर होती है थ्रू द ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच मेटल सेंटर। ईच हर मेटल सेंटर से डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं उसकी ओवरलैपिंग मेटल मेटल बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है, जिससे क्या होता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसके अकॉर्डिंग सिग्मा पाई और डेल्टा बॉन्ड्स बनती हैं। जैसे कि देखो मल्टीपल इन्वॉल्व करती है सिग्मा पाई और डेल्टा बॉन्ड्स। सिग्मा क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल। पाई का मतलब साइड ऑन ओवरलैप। डेल्टा का मतलब फेस टू फेस ओवरलैप। देखो सिग्मा क्या होता है, डी जेड स्क्वायर, पाई में आ जाएगा डी एक्स वाई डी जेड एक्स और डी वाई जेड। डेल्टा में आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, एज शेयरिंग। अब एज शेयरिंग से आप क्या समझते हैं, एज शेयरिंग देखो इसमें क्या है, हमें यहाँ पे फिगर 9.5 देखो, फिगर 9.5 में ये एज शेयरिंग दिखाई गई है। 3 dd ओवरलैप फ्रॉम द एज शेयरिंग बायो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बायो 3 ये 3 dd ऑर्बिटल्स दिखाई गई हैं एज शेयरिंग बायो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। फिगर 9.4a एंड 9.4b, ये जो फिगर्स हैं 9.4a और 9.4b, ये क्या करती है, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देती हैं विच शो सिंगल और डबल बॉन्ड, जो कि सिंगल और डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, दिख गया, हाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। जब दो D4 मेटल एटम इंटरेक्ट करते हैं तब बोथ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स वर फिल्ड, दोनों तरह की ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्रोबेबल ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इन सिमिलर लाइंस फॉर अ D3 सिस्टम द बॉन्ड ऑर्डर में बी 1 एंड नॉट 3, बॉन्ड ऑर्डर एक हो सकता है पर 3 नहीं हो सकता। एज द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इतनी ज़्यादा क्लोज एनर्जी हैं, समटाइम्स स्पिन स्टेट इक्विलिब्रिया दैट इज सिंगलेट ट्रिपलेट आर ऑब्जर्व्ड आल्सो, सिंगलेट ट्रिपलेट्स भी यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी, what would be the CFSE for an octahedral complex of a D7 ion in a weak field and strong field? CFSE क्या होगी octahedral complex के D7 आयन की वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं बेसिकली CFSE क्या होता है, ठीक है। CFSE is the energy difference between the d orbital in a complex ion compared to the energy of the d orbital in an isolated metal ion. CFSE बेसिकली एनर्जी डिफरेंस होता है d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन के d ऑर्बिटल और आइसोलेटेड मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स होती हैं और डीस्टेबलाइजेशन ऑफ हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल्स होती हैं, इन दोनों को ऐड करके ये कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होती हैं दो सेट्स में, T2G और EG के दो सेट्स में स्प्लिट होती हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स जो होंगे वो T2G ऑक्यूपाई करेंगे, जिसे हम लोअर एनर्जी बोलते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बेसिकली EG ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज हायर एनर्जी लेवल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है इन लेवल्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी में, वो बेसिकली क्या होता है, T2G कंट्रीब्यूट करेगा -0.4 जबकि EG कंट्रीब्यूट करेगा +0.6 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी में। हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की ही बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में ही T2G जो होती है, जो T2G लेवल है बेसिकली उसको हम स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं,
जो कि लोअर एनर्जी होती है, जबकि जो Eg है उसको हम डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो कि एक हायर एनर्जी है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है D7 आयन की हमें बतानी है। तो बेसिकली D7 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? D7 आयन में 7d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होगा, एक वीक फील्ड होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें बतानी है। वीक फील्ड में जो एनर्जी होती हैं वो फिल की जाती हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। डैट इज मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमाइज करके हाई स्पिन के थ्रू वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप टू मिनिमाइज द एनर्जी। मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हैं यहाँ पे लो स्पिन। समझ गए? वीक फील्ड में क्या हुआ, वीक फील्ड में मैक्सिमाइजिंग के अकॉर्डिंग सेट करना है, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हाई स्पिन होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होता है वो बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जिससे कि उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो सके लो स्पिन के अकॉर्डिंग। अब हम पहले वीक फील्ड हाई स्पिन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा डी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7d इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें पता है इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले जो होता है वीक फील्ड में हम सबसे पहले T2g फिल करते हैं, देन हम Eg फिल करेंगे ऑर्बिटल। T2g में क्या होता है, 7 में से 4 T2g में आते हैं, Eg में हमारे पास 3 आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे देखो यही लिखा है, T2g में 4 आ गए, Eg में 3 आ गए। इसमें जो था T2g में फर्स्ट भरा जाता है, देन Eg में भरा जाता है, जिससे कि T2g 4 Eg 3 कन्फिग्रेशन ये आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट स्टेबलाइजेशन इसकी देखेंगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, स्टेबलाइजेशन का मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं T2g की। तो T2g यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करता है, T2g कंट्रीब्यूट करता है -0.4। स्टेबलाइजेशन में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमने कि T2g में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो 4 हमने इंटू किया -0.4, जो कि हमें देगा -1.6। -1.6। ऐसे ही डी स्टेबलाइजेशन की बात करें, डी स्टेबलाइजेशन मतलब इजी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। Eg में देखो कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि कंट्रीब्यूट कितने करते हैं, +0.6 करते हैं। तो इसमें 3 इंटू 0.6 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8, 1.8 आ गया, तो 1.8 आ गया। अब टोटल निकालने के लिए क्या था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया +0.2। ठीक है, हमारे पास वीक फील्ड की ये आ गई CFSE। अब हम निकालेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की। स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसमें क्या होता है, इसमें पहले D7 में इसमें पहले T2g में भरे जाएंगे, फिर Eg में भरे जाएंगे। तो अब क्या होता है इसमें, मतलब हमें टोटल 7 होते हैं, 7 फिल करने हैं T2g में और Eg में। यहाँ पे T2g में 6 आएंगे और Eg में हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, T2g में 6 और Eg में 1। अब स्टेबलाइजिंग की बात करें, स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास ये 6 हमें पता है, स्टेबलाइजिंग मतलब T2g में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इंटू T2g की उसमें क्या होती थी, 0.4 होती है वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, तो इसका -0.4 होती है, -2.4 ये आ गया, -2.4। डिस्टेबलाइजेशन की बात करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो डिस्टेबलाइजेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इंटू Eg में इसकी ऑर्बिटल में वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 0.6। हमने पढ़ा था ना, T2g में -0.4 होती है, Eg में +0.6 होती है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास +0.6 ही आ जाएगा, बस +0। टोटल करा, अब हमने दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास -1.8 आ गया। यही इसमें लिखा गया है। वीक फील्ड क्या होता है, हाई स्पिन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, लो स्पिन होता है। कन्फिग्रेशन देखे तो इसमें T2g में 4 आए, Eg में 3 आए, उसमें T2g में 6 आए, Eg में 1 आए। CFSE बाकी निकल गई, 0.2 वीक फील्ड की, -1.8 स्ट्रॉन्ग फील्ड की। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये सोल्व कर लिया, इनमें ये आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पार्ट ए, which site octahedral or tetrahedral will be preferred by V2+ and Mn3+। octahedral और tetrahedral जो होते हैं V2+ और Mn3+ में
कौन सी साइड प्रेफर करेंगे, ठीक है, और आंसर को जस्टिफाई करना है। अब हमने देखा था CFSE क्या होता है, देखो CFSE हमने जो पीछे पढ़ा, एनर्जी डिफरेंस होता है डी ऑर्बिटल्स में, मेटल कॉम्प्लेक्स में और फ्री मेटल आयन में, ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा डी स्प्लिट दो सेट में स्प्लिट होती है, T2G और EG में, जिसमें कि EG जो होता है वो लोअर एनर्जी होता है और T2G जो होता है लोअर एनर्जी होता है, और EG जो होता है वो हायर एनर्जी होता है, ठीक है। अब जो CFSE होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जनरली हमें क्या पूछा गया है कि V2 प्लस और Mn2 प्लस ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेफर करेंगे या टेट्राहेड्रल, तो इसका आंसर ये है कि CFSE जो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो ज़्यादा होती है जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, जिससे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को मोर स्टेबल कर देती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो मेन फैक्टर्स हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है और इन्वर्टेड होती है। देखो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ये है 4/9, ठीक है। जनरली ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो होते हैं वो प्रीफर किए जाते हैं V2 प्लस और Mn2 प्लस के द्वारा और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरेटिवली। दिस प्रेफरेंस स्टेम्स फ्रॉम द हायर, हमने पढ़ा ना, हायर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एसोसिएटेड विद द ऑक्टाहेड्रल में हायर CFSE होता है, क्योंकि उसमें जो 6 लिगेंड होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे मोर स्ट्रॉन्गली विद द मेटल आयन डी ऑर्बिटल कंपेयर टू 4 इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली 6 लिगेंड होते हैं, तो 6 लिगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेंगे टेट्राहेड्रल जिसमें कि 4 लिगेंड होते हैं उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब V2 प्लस और Mn2 ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल प्रीफर कर रहा है, हमें पता तो चल गया आंसर कि वो ऑक्टाहेड्रल प्रीफर करेगा, रीजंस भी पता चल गए, बट हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। अब जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, हमने एनालाइज किए उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन उसके CFSE एंड उसके आयनिक साइजेस, ठीक है। अब हम दोनों को अलग से पढ़ेंगे, V2 प्लस एंड Mn3 प्लस को। V2 प्लस की अब हम बात करते हैं। V2 प्लस में क्या हो गया, V2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d3 होता है, ठीक है, आर्गन 3d3 होता है। अब हम इसमें क्या बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल दोनों की अलग से बात करेंगे पहले V2 प्लस में, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में जाएंगे T2G में, तो इस T2G में हमने पढ़ा था वैल्यू क्या थी, -0.4 थी, जिससे कि हमारा आंसर आ गया -1.2। वहीं पे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, अभी देखो हमने पीछे ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं E एंड T2 ऑर्बिटल्स में, जो 4/9 डेल्टा और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के, मतलब टेट्राहेड्रल जो होता है ना बेसिकली वो इक्वल होता है 4/9 ऑक्टाहेड्रल के, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें अब हम इसकी CFSE निकालेंगे, तो इसकी CFSE हमारे पास हमें पता है 3d3 है, तो 3 इंटू टेट्राहेड्रल की वैल्यू है -0.267 ऑक्टाहेड्रल, ये पढ़ा ना, टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल होता है, तो इसमें हमने क्या किया 3 इंटू -2.67 हमने ऑक्टाहेड्रल की इसमें इंटू कर दी, तो हमारे पास आंसर आया -0.8 ऑक्टाहेड्रल का, इसका आया -0.8, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि CFSE जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ज़्यादा फेवरेबल होती है V2 प्लस में, ठीक है। अब ऐसे ही Mn3 प्लस की बात करें तो Mn3 प्लस में क्या होता है, आर्गन 3d4, ये कन्फिग्रेशन इसकी होती है। अब देखो इसमें हम पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल, फिर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल अभी हमने देखा ही था, इसमें क्या करेगा, हमारा 4 हैं तो कैसे फिल होंगे, T2G और EG, 3 T2G में चले गए, 1 EG में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, T2G का 3 इंटू T2G का क्या था 0.4 था, अब हमने इसमें प्लस कर दिया EG का 1 इलेक्ट्रॉन इंटू EG की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.6 थी, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.6, -0.6, ठीक है। अब ऐसे टेट्राहेड्रल की जब हम देखेंगे तो टेट्राहेड्रल में देखो 3 3 और EG1 थे, तो 3 इंटू -0.267, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंटू
0.4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.4। इसका आंसर आ गया -0.4। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इसका कंक्लूजन CFSE, देखो यहाँ पे CFSE का डिफरेंस कम है, एक में -0.6 है, दूसरे में -0.4 है, स्मॉलर है, लेकिन स्टिल Mn3+ फेवर करेगा ऑक्टाहेड्रल की साइड को, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की CFSE ज़्यादा है। दूसरा Mn3+ छोटा है और हाईली चार्ज्ड होता है, तो वो क्या करता है, फेवर करता है हायर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल साइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फाइनल, V2+ भी ऑक्टाहेड्रल प्रीफर कर रहे हैं और Mn3+ भी ऑक्टाहेड्रल प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक विद द सुटेबल एग्जांपल। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस होता है, सुटेबल एग्जांपल से बताना है। देखो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया है कि ये जो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल सिंगल है, इसमें सब पेयर्ड हैं। डायामैग्नेटिक में सबके पास दो दो हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहीं पे हो गया, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड होते हैं, डायामैग्नेटिक पेयर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, ये डायग्राम है, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। देखो डिफरेंस की बोले तो डायामैग्नेटिक आयन एंड पैरामैग्नेटिक आयन। अब देखो सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन अकॉर्डिंग टू जो डायामैग्नेटिक है वो उसका वो अराइज हुआ लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, जबकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जिसमें क्या बोला गया था, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो अपोज करते हैं अप्लाइड फील्ड को। तो इसके कारण क्या होता है, चेंज इन द ऑर्बिटल ऑफ दी, हमारे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऑर्बिटल मोशन में चेंज हो जाता है। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक अराइज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, डैट है वह परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट डॉट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण इसके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डायमैग्नेटिक में पेयर्ड होते हैं, जिससे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए और एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्वांटम बेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो बेसिकली क्यूरीज लॉ द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, जहाँ पे बताया गया है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, अब मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी की बात करें, डायामैग्नेटिक में स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। जबकि पैरामैग्नेटिक की बात करें तो वहाँ पे स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है एंड डिक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट देखें तो ये इंड्यूस्ड वीक मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू द फील्ड दिखाता है, जबकि पैरामैग्नेटिक की बात करें यहाँ पे अलाइन होते हैं मैग्नेटिक डायपोल विद द फील्ड कोजिंग वीक अट्रैक्शन। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स देख लेना, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वाटर हो गया। और पैरामैग्नेटिक में बात करें तो एल्वियम हो गया, क्रोमियम 3 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ट्रांजिशन मेटल आयंस हो गए विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी एविडेंस हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक में नो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है और इसमें पैरामैग्नेटिक में जीमन स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की जाती है। ये हो गया इसके डिफरेंसेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंटी फर्रो एक्सचेंज, इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, एंटी फर्रो मैग्नेटिक एक्सचेंज हमें मैकेनिज्म बताना है और अपने आंसर को हमें इलस्ट्रेट करना है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एंटी फर्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जो लो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो बेसिकली रिजल्ट होते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन का। ठीक है, जो कि ओकर होगा व्हेन मेटल मेटल इंटरेक्ट एंड व्हेन सुपर एक्सचेंज टेक प्लेस। ये दो मॉडल्स हमें बेसिकली इसमें स्टडी कर रहे हैं, मेटल मेटल इंटरेक्शन एंड सुपर एक्सचेंज मॉडल। इसके थ्रू हम इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे फर्रोमैग्नेटिक एक्सचेंज का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक स्पिन डेंसिटी होती है वो जाती है एक मेटल आयन से थ्रू द ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ डायामैग्नेटिक ब्रिजिंग एटम्स टू द एडजेसेंट मेटल एटम। ठीक है, क्या करती है पैरामैग्नेटिक में, क्या करते हैं जो स्पिन डेंसिटी होती है वो बेसिकली एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफ़र की जाती है
through the orbital overlap of the diamagnetic bridging atom to the adjacent ion metal ion को वो दी जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें मेटल मेटल जो इसमें क्या था, हाँ लिगेंड जो होता है, जो लिगेंड सराउंड करता है मेटल आयन को, वो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बहुत वो लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। मतलब जो शेल्स होते हैं ना लिगेंड के, जो मेटल आयन को सराउंड कर रहे हैं, वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ये क्या करता है, ये गारंटी करता है मैग्नेटिक डाइल्यूटेड सिस्टम की। कैसे मैग्नेटिक डाइल्यूटेड सिस्टम की गारंटी देगा, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द मेटल आयन फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग वन अनदर। मैग्नेटिक डाइपोल को प्रिवेंट करेगा ताकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। अब यहाँ पे जो मेटल मेटल डिस्टेंस होती है मैग्नेटिकली कंसनट्रेटेड सिस्टम में, वो मतलब छोटी होती है बट वो स्मॉल इनफ होती है फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन सुपर एक्सचेंज में टेक्स प्लेस, जिससे सुपर एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये आपको एक मैकेनिज्म ऑफ एंटीफेरो एक्सचेंज दिखाया गया है, जहाँ पे अगर हमारे पास जे की वैल्यू मतलब जे लेस देन ज़ीरो हमारा होता है तो ये एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होती है, और अगर हमारा जे ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो यहाँ पे पैरेलल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली दो मैकेनिज्म में दो जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो स्टडी करेंगे, मेटल मेटल इंटरेक्शन एंड सुपर एक्सचेंज। आप मतलब एग्जाम में आए तो दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या पता मतलब आपसे अब की बार ये क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट बार क्या पता वो डायरेक्टली मेटल मेटल पूछ ले या सुपर एक्सचेंज पूछ ले, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू शो किया है डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन एंड सुपर एक्सचेंज को, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन में बेसिकली एक डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन होने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको मस्ट अलाउ करना पड़ेगा फॉर द ओवरलैप ऑफ मेटल ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड स्पिन। मतलब मेटल मेटल इंटरेक्शन जब भी होगा कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे मेटल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होना ज़रूरी होता है, और जो मेटल ऑर्बिटल्स होंगे वो बेसिकली अनपेयर्ड स्पिन कंटेन करने वाले होने चाहिए, ठीक है। ये ओवरलैप अनेबल कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल सेंटर्स के बीच में इंटरेक्शन और ओवरलैप, ठीक है। अब क्या करता है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स की इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट फैसिलिटेट टू अप्रोप्रिएट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ द मेटल ऑर्बिटल फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन। अब बेसिकली हमने फर्स्ट लाइन में बोला मेटल मेटल इंटरेक्शन होने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में वो ओवरलैपिंग ऑफ द मेटल ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और वो अनपेयर्ड स्पिन कंटेन। अब आप क्या समझते हो ओवरलैपिंग से या इन सब चीज़ों से, ये हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप का क्या मतलब होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व करती है ओवरलैप ऑफ मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर्टिकुलरली दोज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होती है, जो ओवरलैप होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए और फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द मेटल सेंटर्स के लिए। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है और केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल सेंटर्स में फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से आपने क्या समझा, structure of the complex must be such that the metal centers are close enough and the orbitals are aligned in a way that allow for the effective overlap। मतलब मेटल सेंटर्स एक दूसरे के पास पास होने चाहिए जिसके कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग कराई जा सके उनकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फैसिलिटेटिंग दिस ओवरलैप। कैसे ये करते हैं, ये पोजिशनिंग द मेटल सेंटर्स इन द अप्रोप्रिएट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस में मेटल सेंटर्स को एक अप्रोप्रिएट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में पोजीशन करते हैं, ठीक है। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल इंटरेक्शन के लिए जो मेटल सेंटर्स हैं उनका मस्ट होना चाहिए कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिटल्स में पोजेस करें। ये जो इम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द इंटरेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट मेटल
जो हमने इंटरेक्शन पढ़ी इसको एक एग्जांपल से हम लोग बुक में आपको एक एग्जांपल दिया उससे हम डायग्राम वगैरह दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते। देखो कॉपर टू एसीटेट मोनोहाइड्रेट, ये एग्जांपल है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइमर होता है सॉलिड, बोथ सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, वेल नोन एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन का, ठीक है। ये यहाँ पे पॉसिबल होती है क्योंकि यहाँ पे लेटरल ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल होती है कंटेनिंग, लिटरल ओवरलैप होती है ऑर्बिटल्स की जो कि अनपेड स्पिन कंटेन करेंगे, इसके कारण यहाँ पे डायरेक्ट मेटल मेटल इंटरेक्शन पॉसिबल होती है कॉपर टू एसीटेट मोनोहाइड्रेट में, ठीक है। अब ये इसका डायग्रामेटिकल व्यू है। एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती हैं वो बेसिकली लेस कॉमन होती हैं सुपर एक्सचेंज से, क्योंकि यहाँ पे मेटल मेटल डिस्टेंस जो होती है टिपिकल ऑक्साइड्स में वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती हैं ये बेसिकली फाउंड की जाती है उन मटेरियल्स में जिनके पास शॉर्ट कैटायन डिस्टेंस होती है, जैसे कि कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स और हायर प्रेशर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट की बात कर ली, अब हम सेकंड बात करेंगे सुपर एक्सचेंज मॉडल इन एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। सुपर एक्सचेंज मॉडल क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, ये इसका डायग्राम है। अब देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है मे टेक प्लेस व्हेन विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट 3 एटम एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये एंटी फेरो इंटरेक्शन कैसे होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट 3 एटम एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू। इसी को हम सुपर एक्सचेंज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट 3 एटम की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बट यहाँ पे सिग्मा हो गया या फिर दोनों सिग्मा और पाई हो गई, ये क्या करते हैं जॉइंट होते हैं, ओवरलैप करते हैं। जॉइंट ओवरलैप कैन टेक प्लेस व्हेन अप्रोप्रिएट पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 मेटल आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ लिगेंड। देखो यहाँ पे सिग्मा और या फिर सिग्मा और पाई दोनों जॉइंट ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे, तब कर पाते हैं जब हमारी कोई पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल 2 मेटल आयन की ओवरलैप करती है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड के साथ। ये पॉसिबल होता है दोनों सिग्मा और पाई इंटरेक्शन में, जो कि हम एक मतलब लीनियर MOM यूनिट है, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये दोनों में पॉसिबल होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, पहले तो ये फिगर ध्यान से देखना। देखो हाँ 2 फिगर्स हैं, देखो। अब आप पहले ये ए वाली फिगर देखना, इस सिग्मा ओवरलैप, इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो ये Z एक्सिस हो जा रही है इसमें क्या होता है, ईच मेटल आयन, हर एक मेटल आयन जो हमारे पास है M, हर एक जो मेटल आयन हमारे पास है M, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके dz स्क्वायर ऑर्बिटल में, dz स्क्वायर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एंड द फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल इन द pz, और इस pz ऑर्बिटल में फील्ड लिगेंड होता है। सिग्मा ओवरलैपिंग ऐसे हो गई, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, Z एक्सिस के थ्रू ईच मेटल आयन इन M हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स dz स्क्वायर ऑर्बिटल एंड द फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल इन pz, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, दैट इज पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास px है ऑर्बिटल लिगेंड है, ये px ऑर्बिटल लिगेंड हमारे यहाँ पे एक्ट करता है एज आ पाई ऑर्बिटल, ये यहाँ पे पाई ऑर्बिटल की तरह काम करता है, और एंड ये ओवरलैप करेगा विद द dxz, जो हमारे पास dxz 2 मेटल आयन है इनके साथ ये ओवरलैप करता है, ठीक है। अब one of the electron from the filled ligand p orbital may move to the orbital of one of the metal ion, यहाँ से ये मूव कर सकता है one of the metal ion के ऑर्बिटल में, since the metal ion have partially filled d orbital। कैसे मूव कर सकता है, क्योंकि इनके पास जो मेटल आयन है इनके पास partially filled d orbital होती है, ठीक है। ऐसे केसेस के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल आयन ऑर्बिटल में और लिगेंड में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है वो हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है मेटल आयन में और ऑर्बिटल में, इनमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉन स्पिन हमेशा अपोजिट होगा। फिगर्स हम देख लें। अब यहाँ पे यही सारी थ्योरी लिखी गई है, ये
पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये इस पहली वाली फिगर की बात की गई, दूसरी वाली फिगर की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल की बात की गई है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। फ्लूरो कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, ये प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन का, जो कि टेक प्लेस होता है थ्रू द मेटल लिगेंड मेटल पाथवे के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे Mi जो होता है वो होता है पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, और M2 जो होता है वो बेसिकली मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। अब हम इसकी फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मिक्स्ड वैलेंस कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ पे मेटल जो होता है वो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये ब्रिज करता है 3 फ्लोराइड आयन के साथ। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पे टिपिकली ये एक डाइमर है या क्लस्टर है with bridging fluoride creating pathway for an electron और the spin exchange between the metal centers के बीच में, ठीक है। ये आपका हो गया सुपर एक्सचेंज मॉडल। अब इसमें क्या है, कुछ देखो आपको मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शंस के कुछ वैल्यूज दी गई हैं। D1 जैसे 90 डिग्री एक्सचेंज और 180 डिग्री एक्सचेंज। अब 90 डिग्री में देखो D1 D2 D2 और D3 में तीनों में फेर्रोमैग्नेटिक है। फिर D8 D9 में फेर्रोमैग्नेटिक, इसमें अनसर्टेन है इनमें। अब हम 180 की बात करें, D3 में एंटी फेर्रो है, फिर इसमें D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया, इनमें फिर से एंटी फेर्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सी मैग्नेटिक एक्सचेंज में कौन सी इंटरेक्शन होती है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। FeF6 3- is almost colorless, whereas COFe3- is colored and exhibit only a single band in the visible region of the spectrum. Justify। FeF6 जो होता है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, जबकि COF6 जो होता है वो कलर्ड होता है और एक सिंगल बैंड विजिबल रीजन में देता है स्पेक्ट्रम के। इसको हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है कलर और स्पेक्ट्रल बिहेवियर में बिटवीन FeF6 3- और COF6 3- में, ये बेसिकली अराइज होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और DD ट्रांजिशन के थ्रू। अब हम दोनों में अलग अलग केस के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखते हैं पहले, FeF6 3- और ये है COF6 3-, ठीक है। FeF6 3- में बात करें तो यहाँ पे आयरन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो कि 3D5 देगा, ठीक है। और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता है F-, जो कि हाई स्पिन देगा। वीक फील्ड है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाई स्पिन D5 होता है, जहाँ पे सारे के सारे 5D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। आयरन वाले में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई, 3 बताई। ये एक वीक फील्ड लिगेंड है जो कि हाई स्पिन देगा। और हाई स्पिन में क्या होता है, हाई स्पिन में बेसिकली सारे के सारे 5D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बेसिकली हाफ फील्ड होते हैं। अब हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जो होता है वो हमारा +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि 3D6 देगा। यहाँ पे F- जो होता है ये यहाँ पे भी वीक फील्ड लिगेंड है और ये भी हाई स्पिन देगा D6 पे, ठीक है। ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम कलर की बात करें तो कलर एंड एब्जॉर्प्शन बैंड्स की बात करें तो FeF6 3- और जो FeF6 3- होता है ये बेसिकली कलर ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। ऑलमोस्ट कलरलेस होता है ये क्यों होता है कलरलेस, क्योंकि हाई स्पिन D5 कन्फिग्रेशन में क्या होता है, सारे के सारे जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। सिंगली ऑक्यूपाइड होने के कारण ये क्या करता है, कलरलेस होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो DD ट्रांजिशन होती है ना वो स्पिन फॉरबिडन होती हैं, जिससे कारण वो उसको बहुत ज़्यादा वीक, DD ट्रांजिशन बहुत वीक होती है। DD ट्रांजिशन जो होती है वो मेन होती हैं कलर देने के लिए, और यहाँ पे DD ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होने के कारण वो कलर प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। 10 इसकी वजह से क्या होता है, FeF6 3- बहुत कम विजिबल लाइट एब्जॉर्व कर पाता है और नियरली कलरलेस दिखता है, नियरली कलरलेस होता है। अब हम बात करेंगे COF6 3- की। यहाँ पे COF6 3- जो होता है ये बेसिकली कलर्ड होता है और ये शो करेगा 1 एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारे पास हाई स्पिन D6 होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में,
जिसके कारण क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये अंडरगो जाएगा स्पिन अलाउडेड डीडी ट्रांजिशन। यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन होती है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण, ठीक है। अब जब डीडी ट्रांजिशन होगी तो वो कलर तो देगा ही, तो यहाँ पे क्या होता है, वन प्रोमिनेंट स्पिन अलाउडेड होता है एंड पार्शली लेपोरिटी अलाउडेड होती है ट्रांजिशन, गिव राइज टू सिंगल ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड इन द विजिबल रीजन। ये सिंगल एब्जॉर्प्शन बैंड देगा विजिबल रीजन में। दिस लीड्स टू द नोटिसेबल कलर, जो कि टिपिकली येलो ब्राउन टू रेड होता है डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड और उसकी कंसंट्रेशन के कारण, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसलिए Fe3+ डी ट्रांजिशन के कारण कलर हो गया, कलर्ड हो गया, और F6 3- जो है वहाँ पे डी ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होती हैं, इसलिए वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है। ये हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, देखो ये हाई स्पिन का केस है, ये लो स्पिन का केस है। हाई स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं, यहाँ पे 1 दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसमें बात ये हाई स्पिन हो गया, ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया, Fe(F6) और CO(F6) कलर्ड हो गया। हाँ, अब ये ओवर हो गया है। इसमें से मतलब मोस्टली क्या है ना, आपके जितने भी कोड्स हैं इसमें MSc केमिस्ट्री या MSc इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द कोर्स हैं ये 2 आवर्स के होते हैं, आपके एडिशनल कोर्स को छोड़ के, जो कि दैट इज़ बायोलॉजी फॉर केमिस्ट और मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, और एक ग्रीन केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर में। ये दोनों 1 आवर के होंगे। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्स आपके 2 आवर होते हैं। इनमें मैक्सिमम में तो आउट ऑफ 8 में से 5 करना होता है, किसी में 7 में से 5 करना होता है, ये इसका ट्रेंड है बेसिकली। बाकी मैंने MCS 019 की वीडियो डाल दी है, ये MCS 011 की ये है। बाकी धीरे धीरे मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट कौन से कोड की करनी है। एंड आपको अगर प्लीज़ ये पसंद आई हो आंसर्स वगैरह जो भी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बीकर बडीज। थैंक यू सो मच।